गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन शिक्षण कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय संख्या 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व हम रासायनिक समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा उपविषय है वह है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका भी अध्ययन करने से पूर्व पिछली कक्षा में हमने एक नियम पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखा रहे हैं, A+B से बना AB उत्पाद। यह एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। यह उदाहरण एक आपके सामने है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों का द्रव्यमान, जिनसे उत्पाद बना, तो जो बाद में उत्पाद बनता है उनका द्रव्यमान भी अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसका जो कुल द्रव्यमान होगा वह निश्चित होगा, वह बदलेगा नहीं। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया A+B, ये दो तीर का निशान है। तीर के निशान के बाईं तरफ जो है इनको हम अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीर के निशान के दाईं ओर ये AB, इसको मैंने उत्पाद लिखा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जिनसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, उनको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है हमारे पास पदार्थ, उसे उत्पाद कहते हैं। अब एक प्रश्न हमारे पास आता है बोर्ड परीक्षाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही लागू होता है। इस नियम के अनुसार क्या है, इस तीर के निशान के बाईं ओर जितने परमाणु होंगे, दाईं ओर भी परमाणु की संख्या समान होगी। इस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। संतुलित करना माने बैलेंस करना। जैसे तराजू के दो पलड़े, दोनों तरफ बराबर भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें भी दोनों ओर समान परमाणुओं की संख्या समान होगी। एक इसके पश्चात हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगला जो हमारे पास टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमारे पास कुल मिलाकर के सामान्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कक्षा 10 के सिलेबस में है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहले प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन, संयोग माने जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई दो अभिकारक, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, मिल करके कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बन रहा है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इसी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अन्य प्रकार की अभिक्रिया के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यह है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती, इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्रियाकलाप संख्या 2, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो एक जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को जिस कोनिकल फ्लास्क में हम करते हैं, इस अभिक्रिया के होने के पश्चात जब हम उसको छुएंगे बाहर से तो गर्म सा प्रतीत होता है।
अर्थात इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा यहाँ से आसानी से हमें समझ आ सकता है ऊष्मा शोषी। शोषी माने अवशोषित करना। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको होने के लिए, इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, चाय बनाने की जो अभिक्रिया है, यदि आप दूध, चाय की पत्ती, पानी, चीनी इन सबको मिलाकर के केवल रख दें तो चाय नहीं बनेगी। आपको उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही चाय बनेगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हमें उस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा देनी होती। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का सामान्य अर्थ है टूटना। जब एक अभिकारक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं और इसको एक सामान्य अपने मस्तिष्क में एक संकल्पना बना लें। वियोजन का अर्थ है टूटना। तो जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा और इस प्रकार दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला अभिक्रिया, जो अगली प्रकार की जो अभिक्रिया हमारे पास है वह है विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसका मैं एक उदाहरण जो आपको सामान्यतः कक्षा में बताता हूं कि यदि एक विद्यार्थी है, वह किसी दूसरे विद्यार्थी को उसका जो साथी समूह है उसके स्थान से हटा दे। विस्थापन माने हटाना। यहाँ पर देखिए, यह आयरन, यह कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह जो ये आयरन है, यह इसको इसके स्थान से हटाकर खुद इसका स्थान ले ले रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चौथे प्रकार की जो हमारे पास अभिक्रिया है यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले की अभिक्रिया जो हमने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया, इसी से ही हम अर्थ लगा सकते हैं द्विविस्थापन। यहाँ पर तो केवल एक ने स्थान परिवर्तन किया था, एक ने दूसरे को हटाया था। यहाँ पर दो बार विस्थापन होगा, दो लोग एक दूसरे को हटाएंगे। तो इसकी जो परिभाषा ये देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हमारे पास है, यह है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द्विविस्थापन, दो का विस्थापन हो रहा है। किस किस का विस्थापन हो रहा है? ये अभिकारकों के बीच सोडियम बेरियम के स्थान पर और बेरियम सोडियम के स्थान पर चेंज हो गया। सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन गया और बेरियम क्लोराइड के स्थान पे सोडियम क्लोराइड बन। इन्होंने एक दूसरे की जगह सीट बदल ली। यह इस तरीके से, इस उदाहरण से समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर दो विद्यार्थी साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर दो विद्यार्थी साथ बैठे हैं, तो इन्होंने एक दूसरे के समूह में एक दूसरे से अदला बदली कर ली। द्विविस्थापन, दोनों का ही हटना अपने स्थान से। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद पांचवी अभिक्रिया जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो पहले बात करते हैं उपचयन। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पहला, इसका नाम थोड़ा एक समान सा प्रतीत हो सकता है, आपको मुश्किल हो सकती है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है उपचयन। अगर ये आपको कठिन लगे तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं इस उपचयन को। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होगी अपचयन। तो पहले बात करते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाए। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है, कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही। इस प्रकार की अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, ये पहली अभिक्रिया में बना है कॉपर ऑक्साइड। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया हुई इसमें इस कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाए तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक अन्य प्रकार की अभिक्रिया हमारी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया यह है उपचयन अपचयन, या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा, इससे पूर्व हमने उपचयन अपचयन अलग अलग पढ़ा। जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही हो हमारे आसपास जिसमें एक अभिकारक तो उपचयित हो रहा हो, एक के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो और दूसरा अपचयित हो रहा हो, दूसरे से ऑक्सीजन हट रही हो, तो जब किसी एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हमारे पास है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तीर का निशान, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड, इसकी जब अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन से, तो कॉपर ऑक्साइड से दूसरी तरफ देखिए तीर के निशान की दूसरी ओर, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन, आपको याद है इससे पहले हम पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसको उपचयन। तो उपचयन और अपचयन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक अंतिम जो टॉपिक इस अध्याय का हमारे पास है, अध्याय संख्या 1 का, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में हमारे पास रासायनिक जो ये अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण जिसको मैं कह रहा हूं, इसके क्या क्या प्रभाव है। तो एक ये जो है मैंने लिखा है एक हेडिंग, संक्षारण। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर बारी मैं देखता हूं इसको बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से या नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप अपने घरों में देखते होंगे। एक अन्य उदाहरण, तांबे का लोटा या तांबे का कोई और बर्तन देखते हैं आप, उसमें हरे रंग का एक बाहर से उस पर एक जंग जैसा लग जाता है, तो इसको संक्षारण कहते हैं। दैनिक जीवन में आप लोग देख सकते हैं इसको। एक अन्य दैनिक जीवन में एक उपचयन की एक अन्य अभिक्रिया है विकृत गंधिता। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास चिप्स, एक प्रश्न पूछा जाता है हमारी बोर्ड परीक्षाओं में, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे या अन्य चिप्स जो भी आप लोग खाते होंगे, आप लोग देखते होंगे नमकीन इत्यादि में कोई भी, उनके पैकेट में एक हवा जैसी भरी रहती, तो इनमें बच्चों इनमें भरी रहती है नाइट्रोजन गैस। अब आखिर क्यों भरी रहती है ये, आप लोग देखते होंगे कोई भी तेल या वसा के पदार्थ अगर इसको काफी समय तक रखा जाए तो ये धीरे धीरे आसपास की नमी से विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात इनका स्वाद और इनकी जो गंध है वो खराब हो जाती है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इससे बचाने के लिए ये जो तेल एवं वसा से बनने वाले जो पदार्थ हैं ये जल्दी खराब ना हो जाए, इनका टेस्ट और इनका गंध जो खराब ना हो जाए, इसीलिए जो चिप्स नमकीन इत्यादि के पैकेट आप लोग देखते होंगे इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती। तो बच्चों ये था अध्याय संख्या 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका हमने इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।